बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 टॉपिक्स हैं जिन पर इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल्स हैं वो शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन चीफ साहिबान की खुफिया मुलाकातों का मामला है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पे चीफ जस्टिस कादी फायसा की कामयाबी और तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका, इस पर भी बड़ी अहम और दिलचस्प डिटेल हैं जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी एक अहम डेवलपमेंट है, उसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम काबिल एहतराम दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आपने हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो 3 टॉपिक्स आपके सामने मैंने रखे हैं उसमें पहले बात कर लेते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आज नाज़रीन जो 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और मिनॉरिटीज़ की, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो नहीं दी जा सकती, लेकिन 8-5 के तनासब से फैसला ये सादर फरमाया गया कि ये तहरीक इंसाफ को दी जाए। उस फैसले में नाज़रीन थोड़ा सा एक आप यूँ समझें कि एक फ़र्क मौजूद है जिसको समझने की ज़रूरत है कि 39 अरकान तो अदालत ने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और जो 41 हैं वो अपना बयान हल्फी देंगे जो कि पीटीआई के लोगों की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया गया है। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। 15 दिन हैं मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाने के हवाले से। उसमें भी एक बड़ा अहम सवाल आ रहा है कि जब इलेक्शन के शेड्यूल के दौरान जो एक कट ऑफ डेट थी उस पर तहरीक इंसाफ ने एक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी, गो के उस फहरिस्त को इलेक्शन कमीशन ने इंटरटेन नहीं किया था, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में मौजूद है। अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ऑलरेडी जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई हमारी जो रिजर्व सीटों के हवाले से जो अपनी लिस्ट है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, कुछ नामों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो नई फहरिस्त तैयार करके इमरान खान से अप्रूवल लेके वो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। तो एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से यहाँ पे एक जो है वो एक कदगन, एक रुकावट या एक हर्डर आने का इम्कान है कि वो पहले वाली लिस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया गया कि जब आपने एक मरतबा अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवा दी तो उसको आप आल्टर नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब तहरीक इंसाफ नई लिस्ट देना चाहती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसमें यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देगी, क्या वो पहले वाली फहरिस्त देगी या फिर तहरीक इंसाफ को नई फहरिस्त जमा करवाने की इजाज़त है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में? और फिर आज इलेक्शन कमीशन का इजलास भी होना था जो कि अभी तक ताखीर का शिकार चला आ रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वो गालिबन लाहौर में है, और जो पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला है इस हवाले से उनकी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहबा के साथ मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद ये इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद के हवाले से मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर गौर व किया जाएगा। अब हो सकता है कि जब ये इजलास चल रहा हो और आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो ये इजलास या तो चल रहा होगा या फिर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका होगा। लेकिन इसमें एक और डेवलपमेंट नाज़रीन जो सामने आई है कि मुशर्रफ नवाज ने तो अपनी नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से। आज नाज़रीन कुछ हमने ख़वातीन सुप्रीम कोर्ट में विटनेस की हैं जिनका ताल्लुक मुशर्रफ नवाज से है। ग़ालिबन 14 ऐसी मुशर्रफ नवाज की अरकान असम्बली हैं जो कि मखसूस नशिस्तों पर इलेक्ट हो गई थी। उनके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिए थे, लेकिन इस फैसले के नतीजे में वो तमाम की तमाम जो ख़वातीन अरकान असम्बली मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई थी वो डिसीट हो गई हैं। तो नून लीग ने 14 अपनी ख़वातीन अरकान को इजाज़त दे दी है कि वो इनफरादी कैपेसिटी में ये नजरसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती हैं। 2 ख़वातीन हमने देखी हैं जो आज अपनी पटिशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ जो रूम्स हैं वहाँ पे गई। एवार का रूम था और इंस्टीट्यूशन ब्रांच का रूम है। तो कल तक इम्कान है कि इसमें जो नजरसानी की दरख्वास्तें हैं वो दायर की जाएंगी, नई नजरसानी की दरख्वास्तें आ जाएंगी। अब दूसरा जो नाज़रीन मामला है वो है एडहॉक जजेस का। एडहॉक जजेस के हवाले से जैसे ये 4 नाम सामने आए, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस तारिक मसूद, 2 जजेस ने इनकार कर दिया है।
जस्टिस मुशीर आलम ने 8 या 9 मुहर्रम को उनके इनकार की खबर सामने आई कि वो अपने जो फलाही प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मसरूफ़ हैं, तो वो टाइम नहीं निकाल सकते। तो लिहाजा मैं शुक्रिया के साथ जो है वो जुडिशल कमीशन से माजरत करता हूँ। मेरी नॉमिनेशन हो जाना मेरे लिए जो है वो इज़्ज़त का बायस है, खुशी का बायस है, लेकिन अपनी मसरूफियत के बायस मुशीर आलम साहब ने कहा कि मैं एडहॉक जज के तौर पे नहीं आ सकता। आज मकबूल बाकर साहब ने इनकार कर दिया है। मकबूल बाकर साहब की माजरत के हवाले से हमारे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि बाकर साहब दरअसल उनकी कोई घरेलू ऐसे मसाइल हैं, मसरूफियात हैं, जिसकी वजह से वो कराची छोड़ के इस्लामाबाद नहीं आ सकते। तो इस वजह उन्होंने भी ज़ाती मसरूफियात या मसाइल की वजह से ये एडहॉक जज का जो मनसब है उसको एक्सेप्ट करने से, अपनी अवेलेबिलिटी देने से इनकार कर दिया है। लेकिन आज इजलास होने जा रहा है, 19 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, और आज तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें यह कहा गया है कि हम जद्दोजहद करेंगे, हम मुज़ाहमत करेंगे, एक तहरीक चलाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस ना लग सकें। लेकिन आज ये तहरीक कितने दिन चलेगी? आज अगर ये 2-2:30 बजे या 1-2 बजे 12 बजे तहरीक इंसाफ ऐलान कर रही है कि एडहॉक जजेस हम अपॉइंट नहीं होने देंगे, तो कल जुडिशल कमीशन का इजलास हो जाना है। जुडिशल कमीशन का इजलास कल जुमे के दिन 3 बजे बुलाया गया है। और ये नाज़रीन जुडिशल कमीशन का इजलास, इसमें ज़ाहिर सी बात है कि जजेस की मुशावरत होगी, जजेस का इनपुट लिया जाएगा, वो क्या कहते हैं। पेंडेंसी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, तो तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और साथ में जो सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके बारे में भी तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये सीनियर जज क्यों खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इन जूनियर जजेस की तैनातियों पे क्यों खामोश है। यानी अब तहरीक इंसाफ अपने पॉलिसी के हवाले से या अपनी मुज़ाहमत के का जो फैसला उन्होंने किया है तहरीक चलाने का एडहॉक जजेस के हवाले से, उसमें सीनियर प्यूनी जज को भी टारगेट करेंगे। लेकिन आज ये आर्टिकल 182 है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि एडहॉक जजेस के हवाले से आईनी इजाजत देता है, मैंडेट देता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा को। उसमें अब इजलास तो होगा, इजलास में नामों पे गौर तो होगा, नाम फ्लोट कर दिए गए हैं, एक एक नाम पे गौर होगा, लेकिन ये उस नौयत का जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होगा जैसा कि हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती हो, सुप्रीम कोर्ट में जज लेके आना हो। इसमें एडहॉक जज आ रहा है, तो इसमें मुशावरत है, उसमें जुडिशल कमीशन के अरकान की कंसेंट नहीं है। यानी उसमें तो वोटिंग होती है ना, आम जो सुप्रीम कोर्ट में जज लगना है, हाई कोर्ट में जज लगना है, उसमें जुडिशल कमीशन के इजलास में वोटिंग होती है, हाँ भी कितने हक में हैं, कितने खिलाफ हैं। यहां पर नाज़रीन सोली जो अख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा का है कि वो जुडिशल कमीशन के अरकान के साथ मुशावरत करके, यह नहीं कि उनकी कंसेंट लेके, उनके साथ मुशावरत करके एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। तो कल 3 बजे यह इजलास है, और आज हुकूमत की जानिब से भी एडहॉक जजेस की तैनाती की जो है वो हमायत कर दी गई है। तो अगर वजीर कानून कह रहे हैं कि एडहॉक जज लगने चाहिए, एक ये वोट हो गया, तो अटॉर्नी जनरल भी मुखालफत नहीं करेंगे, दूसरा वोट ये हो गया, और तीसरा वोट जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे का है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल भी एडहॉक जज की तैनाती के हक में है, 3 वोट हो गए। चौथा वोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा का होगा। पीछे 5 अरकान बच जाते हैं, 5 अरकान में से 1 वोट चीफ जस्टिस काजी फायसा को चाहिए होगा, और वो भी सिर्फ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये वोटिंग जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई लोग चाहते हैं कि ये वोटिंग के ऊपर हो, तो हसनात मलिक साहब की स्टोरी है जिसमें वो ये बताते हैं कि मुतफिका तौर पे 2 नाम अप्रूव हो जाएंगे। अब 2 नाम जो पीछे बाकी बचे हैं, एक जस्टिस मजहर आलम मियां खील साहब का है और एक जस्टिस सदात तारिक मसूद साहब का है। अच्छा, सदात तारिक मसूद साहब के हवाले से भी सोशल मीडिया पे बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा चलता रहा, जिसमें कहा गया कि उन्होंने तो आज तक जो पिछला साल गुजरा है, उनकी मुद्दत मुलाजमत का जो आखिरी साल था, उसमें 8-9 फैसले किए हैं। तो वो तो फैसले ही नहीं देते, वो तो केसेस ही नहीं सुनते। तो ये भी नाज़रीन सरासर उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर के तौर पे हमने हमेशा विटनेस किया है कि सबसे ज्यादा मुकदमात अगर किसी की अदालत में लगते थे तो वो जस्टिस सदार तारिक मसूद साहब की अदालत में 25-25 केसेस, 30-30 केसेस, 35 और 40 केसेस भी हमने लगते देखे हैं, जो कि तमाम के तमाम जस्टिस सदार तारिक मसूद साहब सुन के जाते थे, उनके फैसले डिक्टेट करके जाते थे। सितंबर से लेके अक्टूबर के महीने में जो मैंने खुद रिपोर्ट किया बोल न्यूज पे, उसमें 1 माह के अंदर 600 मुकदमात निपटाए। जैसे सदात तारिक मसूद साहब ने, अब मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा ऐसा जो है फिलासफर है जिसने ये दावा किया कि सदात तारिक मसूद साहब जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता साल में सिर्फ 8 से 9 मुकदमात के फैसले किए हैं,
وہ ایک ماہ کے اندر اس نے 600 کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں. آپ پورے سال کی بات کر رہے ہیں کہ 8 اور 9 انہوں نے کیسز کے فیصلے کیے ہیں. اب یہ ناظرین بلنڈر کیسے لگا ہے یا کیسے بلنڈر مارا گیا ہے، اب اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پروگرام کا ٹائم لمبا ہو جائے گا. کسی اور ولاگ میں اس پہ بھی بات کر لیں گے. اس کے علاوہ ناظرین جو ہماری اور خبر ہے، سوشل میڈیا پہ ایک اور بھی بھپتی کسی گئی یا ایک کمپین چلائی گئی کہ دیکھیں جی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائصہ ہیں ان کے بارے میں پتہ چلایا جائے کہ 13 جنوری کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، اس فیصلے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائصہ کے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے ساتھ کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کو ریکارڈ پہ کیوں نہیں لایا گیا، ان ملاقاتوں کو کیوں چھپایا گیا. کیا قاضی فائصہ کو یہ ڈر تھا کہ ناظرین سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ایک سازشی تھیوری چل رہی ہے، بھپتیاں کسی جا رہی ہیں، بہتان لگائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقاتیں ریکارڈ پہ کیوں نہیں لائے گئی، پتہ کروایا جائے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کہیں قاضی فائصہ کو ڈر تو نہیں تھا کہ جیسے وہ پنڈی کے کمشنر تھے لیاقت چٹھا، ان کی طرح چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ بھی کوئی پریس کانفرنس کر دیں گے. اب ناظرین یہ بھی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کا بیس نہیں، کوئی اس کی بنیاد نہیں، کوئی اس کی لاجک نہیں. اب ناظرین کنفرم خبر یہ ہے، اب جو بندہ سوال اٹھا رہے ہیں یار تم پہلے پتہ کر لو، وہ خود بھی کورٹ رپورٹ ہیں جو یہ سوالات اٹھا رہے ہیں. بھئی آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایکسکلوسیو خبر دینے جا رہے ہیں جی، ہمارے پاس ایکسکلوسیو خبریں ہوتے ہیں، ہم تو بڑی دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں. تو بھئی آپ اتنے بڑے رپورٹر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس خبر پہ آپ سوال جو اٹھا رہے ہیں، سوال اٹھا کے پھر تاثر ایسا دے رہے ہیں کہ واقعی ایسی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں چیف جسٹس قاضی فائصہ اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی، تو پھر آپ چیک کر کے اپنے ذرائع سے خبر دے دیں. آپ خبر دیں نا، آپ سوال اٹھا کے ایک غلط تاثر دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت ناظرین یہ ہے، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں اور یہ کنفرم کرتے ہیں کہ آج تک چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائصہ کی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے ساتھ صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بھی آن دا ریکارڈ ہے، اور وہ بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوئی. جو 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے جو آر او کی تعیناتی کا معاملہ تھا جس میں بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لینے کا فیصلہ کیا گیا، اس پہ تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ میں گئی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نجوی صاحب نے حکم امتناع دے دیا. اس حکم امتناع کے خلاف جب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی کہ ہمارا تو سارا شیڈول رک گیا ہے، ہم تو 8 فروری 2024 کو الیکشن نہیں کروا پائیں گے، ہمیں اس فیصلے کے خلاف آپ ریلیف دیں. تو اس پہ جب یہ اپیل آئی تو سپریم کورٹ کی جانب سے سکندر سلطان راجہ کو چیمبر میں بلایا گیا، چیف جسٹس قاضی فائصہ کے چیمبر میں، اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں وہ آن دی ریکارڈ ملاقات ہوئی، میڈیا پہ رپورٹ ہوئی، ہم نے بھی رپورٹ کیا، اور اس ملاقات میں سپریم کورٹ کے اور بھی 2 ججز موجود تھے. اب ناظرین اس کا کیا مطلب ہے؟ اس قسم کی چیزیں گھڑ کے ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی کا کوئی ذاتی مفاد ہوگا. آپ جب اس قسم کا خفیہ ملاقاتوں کا پروپیگنڈا چلائیں گے جس کی کوئی بیس نہیں ہوگی تو آپ لامحالہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی ملاقات نہیں ہوئی ناظرین چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سکندر سلطان راجہ کے ساتھ، سراسر جھوٹ ہے، محض جھوٹ ہے. اور مقصد میں نے جیسے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ذاتی مفاد بھی ہو سکتا ہے، یا جس کو آپ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی ایک پارٹی ایک فریق کو، اس کے لیے بھی آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.